चलिए, तो कल जो लास्ट वीडियो हमने डाली थी उसके आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो आपको जो मैंने कल डेफिनेशन बताई थी वो आपको प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, और उसमें हमने पढ़ा था वैद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में। ठीक है, तो विभव क्या था? विभव ये था कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक अनंत से किसी परीक्षण आवेश को लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य करना पड़ता है, तो हम ये कह सकते हैं परीक्षण आवेश और किए गए कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यही पढ़ा था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी वैद्युत विभव की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो था V = W/Q0, है ना। यहाँ पे V क्या था? वैद्युत विभव, और W क्या था? वर्क डन, और Q क्या था? यहाँ पे परीक्षण आवेश। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि क्या आ गया वर्क डन वैद्युत विभव के बराबर होगा, तो उस केस में हमारे पास परीक्षण आवेश कितना होना चाहिए? एकांक होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेशन में कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन में हम एकांक आवेश लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे ही यहाँ पे एक डेफिनेशन बनानी है हमें एक बोल्ट की। देखो, अब पहले एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, वो ये कि इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसकी विमा क्या होती है ये नहीं बताया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम विमा निकाली सीख लेते हैं कि वैद्युत विभव की विमा निकाली कैसे जाती है। ठीक है, देखो इसकी अगर बात की जाए तो मात्रक तो हमारे पास एक है बोल्ट। ठीक है, तो एक मात्रक तो हमारे पास बोल्ट है, और दूसरा मात्रक होता है, देखो इसी की बेसिस बना सकते हैं। बोल्ट के अलावा देखा जाए तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यहां पे दूसरा मात्रक ये बनेगा कि जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो एक मात्रक क्या बन सकता है? जूल प्रति कूलाम, और एक बनेगा आपके पास बोल्ट। ठीक है, तो यहां पर दो मात्रक होते हैं, और विमा की अगर बात की जाए तो हम विमा भी निकाल सकते हैं इसकी। तो विमा का फॉर्मूला अगर देखा जाए वैद्युत विभव के लिए तो क्या होगा? देखो, वैद्युत विभव की विमा अगर आपको निकालनी है तो हम विमा निकालेंगे किससे? मात्रक से। मात्रक क्या है? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल का मात्रक जूल का मात्रक क्या होता है? जूल का मात्रक अगर आपको नहीं पता, जूल की अगर मैम आपको नहीं पता, तो आप W का फॉर्मूला खोल दो। W का फॉर्मूला अगर देखोगे तो क्या होता है? F.S, यानी कि वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू विस्थापन। तो इसका मतलब क्या हुआ? जूल को मैं लिख सकता हूं यहां पे बल का मतलब होता है न्यूटन, और न्यूटन मीटर। तो जूल किसके बराबर हो जाएगा? न्यूटन मीटर के बराबर हो जाएगा। कूलाम को मैं कूलाम में रहने देता हूं। ठीक है, न्यूटन की विमा क्या होती है? तो न्यूटन की आप सबने पढ़ी भी है और याद भी होगी, mL/T-2 न्यूटन की विमा होती है। मीटर की कितनी होगी? L। और बात आती है आवेश की। तो देखो, आवेश की विमा निकालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमें पता है I बराबर क्या होता है? Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, और I की होती है A और T की कैपिटल T। तो हमें पता है आवेश की क्या हो जाएगी? AT। तो मैं यहां पे क्या करता हूं? AT को पुट कर देता हूं। ठीक है, और अब सभी जो विमा आपके पास आई हैं जिनको हम इंग्लिश में डायमेंशंस बोलते हैं, इनको हम एडजस्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, m सिर्फ एक ही बार है, कहीं नहीं है, तो m को m ही रहने दो। l की बात करते हैं तो l एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो क्या हो रहा है? L2। और t देखोगे तो -2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो t-3, और a ऊपर जाएगा तो -1। तो विमा क्या आ गई आपके पास? वैद्युत विभव की विमा आती है आपके पास mL2 T-3 A-1। बात समझ आ गई? तो आपको विमा निकालना भी यहाँ से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट ये था कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैद्युत विभव का मात्रक आपको मैंने बताया बोल्ट, या फिर हम इसका मात्रक लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, और इसकी जो विमा निकल के आई है वो ये आई है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन जो आपसे पेपर में पूछी जाती है वो ये आती है कि जब इसका मात्रक बोल्ट है तो यहाँ पे एक बोल्ट को डिफाइन करो क्या होता है। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक बोल्ट क्या होता है, डिफाइन करिए। ठीक है, तो एक बोल्ट डिफाइन करना पहले समझ लेते हैं कैसे डिफाइन होगा। देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो V बराबर था W/Q0। अगर मैं कार्य को 1 यूनिट के बराबर ले लूं, आवेश को भी 1 यूनिट के बराबर ले लूं, तो ये विभव भी कितना हो जाएगा? ये भी 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कार्य को 1 यूनिट ले लूं, आवेश को भी 1 यूनिट ले लूं, तो विभव भी कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 बोल्ट हो जाएगा।
ठीक है। यूनिट का मतलब कार्य की यूनिट होती है जूल, आवेश की कूलाम, और विभव की क्या होगी वोल्ट। तो यहाँ पे ये 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, 1 जूल कार्य, और परीक्षण आवेश कितना, एकांक। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनेगी फिर यहाँ से कि एकांक आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क डन अगर 1 जूल हो तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। बात समझ आ गई। दोबारा बताता हूं क्या बताया मैंने बताया कि अगर मुझे 1 वोल्ट डिफाइन करना है तो इसका मतलब होता है कि आप उस फॉर्मूले में हर जगह 1 रख दो। जब आप हर जगह 1 रख दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश की वैल्यू कितनी होगी 1, वर्क डन भी कितना हो चुका है 1, तब उस केस में आपको वैद्युत विभव कितना डिफाइन होगा, 1 यूनिट डिफाइन होगा। तो इसका मतलब यह है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तब उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बन जाती है, आप इस चीज को नोट्स में देख सकते हो, और आपको मैंने 1 वोल्ट की यहाँ पे डेफिनेशन समझा दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो ये कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो हेडिंग आपकी बनती है ये कि एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ठीक है। तो यहां पे किसी एकांक या किसी एक बिंदु आवेश के कारण आप किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव को ज्ञात करोगे, ठीक है। तो उस केस में आपको करना क्या होगा वो समझने की कोशिश करें। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि किसी एक बिंदु पर, लाइक ये कोई मेरे पास बिंदु है O, ठीक है, मैंने इस बिंदु पर एक आवेश रख लिया और मैंने मान लिया वो प्लस Q आवेश है, ठीक है। मैंने माना कि मेरे पास कोई एक बिंदु है जिस पर मैंने कोई एक प्लस Q आवेश या प्लस Q बिंदु आवेश प्लस Q रखा हुआ है, ठीक है। उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर मुझे क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो ये हुआ सेंस कि इस प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। उस वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु P पर इस आवेश के कारण आपको क्या पता करना होगा, वैद्युत विभव ज्ञात करना होगा। अच्छा, वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन ये कहती है कि अनंत से किसी एक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि यहां पे ये आवेश तो रहेगा ही रहेगा, ये तो कहीं नहीं रहने वाला, लेकिन मुझे एक परीक्षण आवेश कहां से लाना होगा, अनंत से लाना होगा। बात समझ आ गई। तो मैंने मान लिया कि अनंत समथिंग यहां पर है जो डिफाइन नहीं होता, पहली चीज मैंने मान लिया है कि यहां पर है, जो इस Q आवेश से कितनी दूरी पर होगा, अनंत दूरी पर होगा, ठीक है। बात समझ आई। मैंने बोला कि बिंदु O से जिस पे प्लस Q चार्ज रखा था उससे इन्फिनिटी डिस्टेंस पर कोई एक बिंदु है जिस पे क्या रखा हुआ है, प्लस Q नॉट आवेश रखा हुआ है। Q नॉट मतलब परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अब जब मैं इस परीक्षण आवेश को इस बिंदु तक लेके जाऊंगा तो इस आवेश की वजह से लगने वाले वैद्युत बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना होगा, और वह इस बिंदु पर कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव, ठीक है। बात समझ आई। तो अब ये आपको सेंस समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। करना बस ये है कि इस परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, बस कार्य ज्ञात करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो करते हैं, कैसे करेंगे। देखो अनंत से अगर बात कर रहा हूं कहां तक लाना है, हमें अनंत से R दूरी तक लाना है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मैंने बोला है कि बिंदु O से अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, लेकिन मुझे लाना कहां तक है, मुझे लाना सिर्फ P बिंदु तक है, जो कि O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इसका सेंस हुआ कि आपको इन्फिनिटी से परीक्षण आवेश को R दूरी तक लाना है। तो R दूरी कहां से ली जा रही है, इस बिंदु O से ली जा रही है। बात समझ आ गई। तो अनंत से बिंदु P तक लाना है जो कि R दूरी पर है, ठीक। चलो अब यहां तक के बाद हमें करना क्या है, वर्क डन ज्ञात करना है। वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं पता, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से पता होगी।
बस सही है ना। जब मुझे डिस्टेंस ही नहीं पता तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से पता होगी। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि देखो फोर्स तो निकाला जा सकता है, फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। फोर्स निकालना इसलिए आसान है क्योंकि ये आवेश है मेरे पास, तो इस आवेश की वजह से इस परीक्षण आवेश पर जो भी बल लगेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत बल। और वैद्युत बल का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हो, चाहे वो आर हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो क्यू नॉट ये हो रहेगा वैद्युत बल निकालने के लिए, बहुत सिंपल तरीका है। लेकिन बात आती है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या मानता हूं कि यहाँ पे ये इन्फिनिटी दूरी पर तो है, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरह से अज्यूम कर लिया कि परीक्षण आवेश मेरे पास किसी एक बिंदु ए पर रखा हुआ है। मैंने अनंत पे ना मान के कहाँ मान लिया, पहले कैलकुलेशन करने के लिए मैंने अनंत पे ना मान के उसे ए बिंदु पर मान लिया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो मैंने यह माना कि मैं बिंदु ए से परीक्षण आवेश को dx डिस्टेंस डिस्प्लेस करके किसी बिंदु बी पर ले आया। ठीक है, जो पहले कहां था, ए बिंदु पर था, ए बिंदु से मैंने उसे डिस्प्लेस किया बिंदु बी तक के लिए। तो बिंदु बी तक के लिए डिस्प्लेस करने में किया गया कार्य निकाल देते हैं। ठीक है, उससे जो कार्य आएगा वो होगा स्मॉल अमाउंट के लिए। ठीक है, स्मॉल अमाउंट हमें पता लग जाएगा। अगर मैं उस स्मॉल अमाउंट में किए गए वर्क डन को अगर पता कर लेता हूं, उसके बाद अगर मैं उसका क्या कर दूं, समाकलन, तो समाकलन करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगी, लिमिट। और लिमिट मेरे पास है, पार्टिकल इनिशियली कहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, कहां तक लाना है, आर दूरी तक लाना है, ये उसकी लिमिट हो रहेगी। और लिमिट करने के बाद हम उसे जब समाकलन कर देंगे तो मुझे पूरे पाथ के लिए वर्क डन पता लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए, करना तो ये था कि मुझे परीक्षण आवेश को अनंत से आर दूरी पर लाना था, लेकिन मेरे पास विस्थापन तो पता था ही नहीं। तो जब विस्थापन नहीं पता तो उस केस में मैंने मान लिया कि परीक्षण आवेश किसी एक बिंदु ए पर रखा हुआ था और ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में इसे dx डिस्प्लेस करना है। तो dx डिस्प्लेस करने में क्या आ गया, वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। तो आप लिख सकते हो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य पता कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें कितना आएगा, dw इक्वल्स टू होगा f इंटू dx। बात समझ आई, dx क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेनी है। अच्छा एक बार बताओ, मैं जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं ये फोर्स की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो पहले फोर्स पता कर लेते हैं। अगर ये बिंदु ए पर क्यू नॉट रखा हुआ है तो प्लस क्यू के द्वारा इस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा जो कि अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। ठीक है, बात समझ आई, प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि क्यू नॉट से अवे डायरेक्शन में होगा, बाहर की साइड पर। ठीक है, अब जब मुझे फोर्स पता लग गया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल हो गया, 180 का। और 180 का एंगल जब यहाँ पे डॉट की जगह पे लगाओगे तो क्या दे देगा वो, -1। और -1 होने का मतलब क्या हो गया, f इंटू माइनस dx। तो आपको समझ आ गया वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का रीजन समझ आ गया, नेगेटिव होने का रीजन ये है क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट किया है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता तो यहाँ पे कैसा आता, पॉजिटिव आ रहा था। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यू रख देता हूँ। देखो फोर्स इस प्लस क्यू की वजह से क्यू नॉट पे लग रहा है तो क्या होगी वैल्यू, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन क्या डिस्टेंस लिखें सर, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी लिखनी चाहिए, तो डिस्टेंस लिखने पे सबसे बड़ा मसला आ गया है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो बिंदु ए है वो ओ बिंदु से x दूरी पर है। ठीक है, मैंने मान लिया कि बिंदु ए जो है वो बिंदु ओ से x दूरी पर स्थित है। तो मेरे पास फोर्स के लिए डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, x²। क्या दिक्कत है, बात समझ आ गई। तो मैंने क्या किया, फोर्स के लिए डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए मैंने मान लिया कि बिंदु ओ से बिंदु ए x दूरी पर स्थित है। तो हमेशा फोर्स में डिस्टेंस कौन सी ली जाती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो वो कितनी आ गई, x। अब मुझे इसे कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करना है, मुझे a से b डिस्प्लेस करना है और दूरी कितनी है वो dx विद माइनस साइन। तो ये तो आ गया वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि परीक्षण आवेश ए को बी से बी तक लाने में किया गया कार्य कितना है, वो ये है।
ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए कहाँ से, इन्फिनिटी से, ना कि ए पॉइंट से। मुझे ए पॉइंट से नहीं चाहिए, मुझे इन्फिनिटी से चाहिए। जब मुझे इन्फिनिटी से चाहिए तो क्या करना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन कर देना चाहिए। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन होगा, दूरी पहले इन्फिनिटी थी, फिर मुझे कहाँ तक की करनी है, आर तक की करनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जो इक्वेशन आई थी लिखी हुई उसे वापस लिख देता हूँ। यहाँ पे था डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका समाकलन। समाकलन क्यों करना है, समाकलन करने से मुझे पूरे पाथ के लिए वर्गडन पता लग जाएगा। तो हम जब समाकलन करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, W इक्वल टू डी डब्ल्यू। अच्छा, लिमिट क्या होंगी, तो लिमिट मैंने क्या बताई, इन्फिनिटी से R होगी। और लिमिट समझ आ गई होगी, क्यों, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी से लाना है R दूरी तक, ठीक है। और डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है उसे यहाँ पुट कर दो, तो इन्फिनिटी से लेके R तक तो इंटीग्रेशन होगा। और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। माइनस को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं, और जो भी कांस्टेंट है वो बाहर लेते हैं। देखो dx ऑपरेटर है तो x क्या होगा, इसका वेरिएबल होगा, बाकी सब कुछ बाहर कांस्टेंट की तरह। तो 1/4πε0 Q0 तो आगे बाहर, इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी से r, वो भी 1/x² का dx के साथ, माइनस बाहर, ठीक है। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x² का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो x² तो ऊपर जाएगा, तो क्या रहेगा, x की पावर -2। और x की पावर -2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमें देगा क्या, x की पावर -1/-1। बात समझ आई। तो इसको चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले ले जाएंगे x की पावर -2। और आपको पता है इंटीग्रेशन अगर रूल होता है, ये आपके पास किसी वेरिएबल की जो भी पावर होती है इंटीग्रेशन करते वक्त उसके हम पावर में +1 और जो भी पावर बनती है उसी को नीचे भी लिख देते हैं। जब मैं +1 करूंगा तो -2 +1 कितना हो जाएगा, -1, और -1 को नीचे भी लिखेंगे तो क्या देगा ये हमें, -1/4πε0 Q0 x की पावर -1/-1, और लिमिट क्या आएगी, r टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब माइनस से माइनस ही कैंसिल आउट कर देगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q0, और लिमिट लगाओगे तो 1/x होगा ये, और x हमें क्या रखना है, r, और एक बार रखना है इन्फिनिटी। और आपको पता है 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 1/∞ की वैल्यू होती है 0, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 1/0, तो 0 पर पहुंच जाएगा। तो मतलब 1/∞ की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखो समझ लो, 1/∞ को अगर देखा जाए तो इस तरह से लिखा रहता है, इन्फिनिटी को 1/0, 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो रिजल्ट कितना आ गया, 0, ठीक है। अब ये w बराबर कितना आ रहा है, ये तो हो गया खत्म, कितना बचा, w इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 Q0 अपॉन r, ये आ गया वर्क डन। लेकिन हमें क्या निकालना था, बिंदु P पर वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव के लिए क्या चाहिए होता है, वैद्युत विभव के लिए वैद्युत विभव इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द टेस्ट चार्ज। तो वैद्युत विभव कितना होगा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होगा V इक्वल्स टू W अपॉन Q0, और जब W की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करोगे तो ये आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन r² अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो V बराबर कितना आएगा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ये r² नहीं होगा, यहाँ पर R होगा, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी, बोल्ट, या तो बोल्ट लगा दो, या फिर दूसरी यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, इसकी दूसरी यूनिट होगी हमारे पास जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना होता है वो आप यहाँ से कैलकुलेट से कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें वैद्युत विभव ही निकालना है, लेकिन किसकी वजह से, वो हमें निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण की वजह से या द्विध्रुव की वजह से, ठीक है। तो हम द्विध्रुव को बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा देता हूँ ताकि आप इसके कुछ न्यूमेरिकल्स खुद से करके देखेंगे और उसे फिर बुक में भी दे रखे हैं, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। और इन दोनों न्यूमेरिकल्स को मैं आपको करके दिखाता हूँ जिससे कि आप अदर न्यूमेरिकल्स बुक से करके देख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका कि 2 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है। अभी मैंने आपको डेरिवेशन जो कराया था उसमें जो फॉर्मूला बताया है
ये उसी से हो रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर उस फॉर्मूले की बात की जाए तो उस फॉर्मूले की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q/r²। आपको क्या चाहिए, एक तो r और एक q चाहिए। अच्छा, वो q की हम बात करें तो q से जिस बिंदु पर पूछा जाता है वही r होता है वो, है ना। तो यहाँ पे r कितना दे रखा है, r आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यूनिट किस में चाहिए होती हैं, MKS में। MKS में जब इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना आ रहेगा, 10 × 10⁻²मीटर। तो आपको दिया है दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, आपको दे रखा है आवेश कितना है, तो आवेश है 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो का हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, किस में सर, एक परफेक्ट यूनिट में। तो हम ये कह सकते हैं माइक्रो की जगह लगा सकते हैं 10⁻6 कूलाम, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपके पास Q और आपको दे रखा है R। अब आपको जब विभव की गणना करनी है तो विभव बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², नॉट r²r, ठीक है। सॉरी, वो गलती से मुझे r² याद आता है क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र में जो पढ़ के आए थे उसमें था Q/r²। तो यहाँ पे हमें r लेना होता है। अब 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। अब बात करते हैं उसके अलावा Q की, तो Q कितना है, 2 × 10⁻6। दूरी कितनी है, अच्छा मैं इनको ऐसे लिख दूँ 10⁻1, क्योंकि 10 × 10⁻2, तो ये 1 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो कितना रहेगा 10⁻1। तो मैं उसे 10⁻1 में लिख सकता हूँ। 10⁻1 ऊपर जाएगी तो ये प्लस में रहेगी और ये माइनस में, तो कितना हो रहा है -5। 9 2 = 18, ठीक है। और 10 की पावर हो रहेगी -5, और -5 में +9 करोगे तो कितना आएगा, +4। बात समझ आई, तो मेरा 10 की पावर 4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, अगर नहीं होगा तो आप ये न्यूमेरिकल समझ चुके हो। और आपको अगर देखा रहे तो इसका आंसर कितना आएगा, मैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.8 × 10⁵ वोल्ट, और आंसर आ गया, ठीक है। आपको ये तो समझ आएगा होगा, 18 को मैं 1.8 लिखूंगा तो 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो पावर को इंक्रीज कर देगा। नॉर्मल सा फंडा है, आपको इजीली समझ आ भी गया होगा, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है वो देखते हैं। देखो गिवन आपको ये है कि एक स्क्वायर है, यानी एक वर्ग है मेरे पास, उस वर्ग के चारों कॉर्नर्स पर आवेश रखे गए हैं, ठीक है। उनमें से Q1 और Q2 की वैल्यू तो समान है जो ये वाले हैं, और Q3 और Q4 की वैल्यू समान है आपस में, लेकिन Q1 Q2 से अलग है। तो Q1 Q2 की वैल्यू तो +4 है, Q3 Q4 की वैल्यू -2 है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें जो पूछा गया है वो वर्ग के केंद्र पर पूछा गया है, यानी कि O बिंदु पर आपसे क्या पूछा गया है, विभव पूछा गया है। बात समझ आई, तो O बिंदु पर पूछा गया है, ठीक है। अब O बिंदु पर जब पूछ रहा है तो उससे पहले एक चीज समझ लो, वो ये कि जैसे मैंने अभी लास्ट डेरिवेशन कराया था उसमें ये था कि मेरे पास किसी एक बिंदु आवेश की वजह से तो ये होगा, लेकिन अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश ना होकर बहुत सारे हों और मुझसे फिर ये पूछ रहा है कि जैसे मैंने जो डेफिनेशन क्या थी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये था कि एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है। अभी मैं बोलूं कि एकल ना होकर ये कैसा हो, यहाँ पे बहुत सारे आवेश हों, तो मैं ये कह सकता हूं बहुसंख्या में उपस्थित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले यहाँ पे ये समझ लो कि यहाँ पे एक आवेश ना होकर बहुत सारे आवेश हों तो उसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है, बस यहाँ पे क्या हो रहेगा, मान लो कि मेरे पास 50 आवेश हैं, 50 के 60 हैं, 100 हैं, कितने भी हो रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे होगा क्या, होगा ये कि जितने भी आवेश हो उन सभी आवेशों का सम, यानी Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन, सभी का सम कर दिया जाता है और उससे आपको क्या मिल जाएगा, वैद्युत विभव मिल जाएगा। यानी कि आपके पास जितने भी आवेश हैं सबका सम कर दो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट जो मिलेगा बीजगणितीय योग, उससे आप वैद्युत विभव निकाल सकते हो। इसी बेस पर ये न्यूमेरिकल होगा। इसका मतलब क्या है कि जब मैं उससे बिंदु O पर पूछ रहा है तो बिंदु O पर वैद्युत विभव जो निकलेगा वो सभी आवेशों की वजह से निकलेगा, और सभी आवेशों की वजह से निकलेगा यानी सभी आवेशों का क्या कर दिया जाएगा, सम कर दिया जाएगा। तो सभी आवेशों का सम कर दो, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, हो गया काम। अब बस बात आती है दूरी की, तो क्या हमें ये दूरी पता है कि आवेश से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे देखो वो डिस्टेंस हमें दे रखी है कि ये B दूरी पर है और B मुझे पता है 30 सेंटीमीटर है, यानी कि मुझे जो ये दूरी चाहिए थी वो गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है आपको। जब वो गिवन है तो बहुत ईजी कैलकुलेशन होगी। अब तो कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में, तो क्या करेंगे हम,
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है, दूरी गिवन है, दूरी हम मानते हैं उसे r से, तो मैंने r लिख दिया, b की जगह मैं r लेके चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की बात की जाए तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ 0.3 मीटर, बात तो एक ही है, क्योंकि 30 सेंटीमीटर को मैं 0.3 मीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं विभव की, केंद्र पर विभव कितना होगा। तो केंद्र पर विभव निकालने का मतलब होगा कि पहले आवेश की वजह से, दूसरे आवेश की वजह से, तीसरे आवेश की वजह से और चौथे आवेश की वजह से, चार आवेश की वजह से होगा। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या आएगा 1/4πε0 Q1/R। दूसरे की बात करूंगा तो क्या आएगा 1/4πε0 Q2/R। देखो R सबकी सेम है, इसलिए मैंने इसको R1 R2 नहीं लिख रहा हूं, हर जगह सेम है ये। मैंने B को R मान लिया, आप चाहो तो B भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये B भी लिखा जा सकता है, नॉट एनी डाउट, क्योंकि ये B ही है, मैंने बस उसे R कह दिया है तो वो B। ठीक है, और अगर V3 की बात की जाए तो V3 कितना होगा, V3 होगा 1/4πε0 Q3/R। और जब बात की जाए फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाले में क्या आएगा 1/4πε0 Q4/R। तो इन चारों में से 1/4πε0 को आप क्या करो कॉमन ले लो, और 1/R को भी ले लो, बचेगा क्या Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। देखो इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। R आपको दे रखा है 0.3, यानी कि 1/0.3, और इन सब का सम कर लो। देखो Q1 Q2 तो दोनों प्लस में है, 4 दे रखा है उसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये कितना हो गया 8, लेकिन ये दोनों माइनस में है, 2 और 2 4 हो जाएंगे। देखो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, -2 Q3 Q4 दोनों समान है, -2, और Q1 Q2 दोनों समान है 4 प्लस में। और देखो चारों का अगर देखा रहेगा तो माइक्रो में लिखे हुए चारों ही, तो मैंने क्या किया 10⁻⁻6 को बाहर ले लिया। ठीक है, 10⁻⁻6 को मैंने उसे बाहर ले लिया। अब जब सॉल्व करने की बात आती है तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो 4 तो ये कैंसिल आउट कर देगा 4 को, और इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपको बहुत इजीली समझ आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो इतना अभी ज़्यादा टफ नहीं है कि आप निकाल ना पाओ। कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी भी है। करना क्या है, देखो प्लस Q आवेश की वजह से जब केंद्र पर निकालोगे तो वैद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस की वजह से तो दूर जाता है, यानी कि इधर की साइड होगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ E1 अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। और नेगेटिव में होगा Q3 तो ये अपने पास ही बुलाएगा, नेगेटिव वाले की साइड जाते हैं और प्लस वाले से दूर जाते हैं, तो E3 और E1 एक ही दिशा में होंगे। और Q2 प्लस में, देखो प्लस में, तो इससे भी कहाँ जाएगा दूर जाएगा, और Q4 किस में नेगेटिव में, तो ये अपनी तरफ ही बुलाएगा, यानी कि E2 और E4 एक ही दिशा में होंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे ये कि Q1 की वजह से E1 निकालो, Q3 की वजह से E3 निकालो, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि एक ही दिशा में है। ठीक है, ऐड करने के बाद Q2 की वजह से E2 निकालो, Q4 की वजह से E4 निकालो, दोनों को ऐड कर दो। अब हमसे पूछा गया है सभी की वजह से एक ही बिंदु पर सॉरी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों की वजह से जो भी आएगा आपके पास रिजल्ट, उनका परिमाण निकालो। और परिमाण आपको पता है कि अगर ये एक इधर है, एक इधर है, तो उनका परिमाण तो बीच में से रहेगा। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि ये एंगल कितना होता है। इसका जो भी एंगल आए उसे आप बाइसेक्टर के द्वारा, जो कि इनका परिमाण होगा, उसके द्वारा क्या कर दोगे, इक्वली डिवाइड कर दोगे। जब इक्वली डिवाइड करोगे तो आप मुझे ये तो बता ही सकते हो कि इनके बीच का एंगल कितना बन रहा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हर स्क्वायर में सेंटर पर हर 2 विकर्ण के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा। दोनों कितने एंगल होंगे 45 के होंगे। आप क्या करोगे, इनका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसके कॉम्पोनेंट ब्रेक करो, एक तो थीटा की दिशा में और एक उसके परपेंडिकुलर। इसका परिमाण निकालोगे, एक थीटा की दिशा में और एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों के परिमाण आप जब निकालोगे समान ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे, समान आएंगे। तो ये इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देगा, और जो 2 कंपोनेंट इस डायरेक्शन ब्रेक हो रहेंगे वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऐड। और ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इनका परिमाण। बात समझ आई।
ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो आपको ये खुद से करना है, और नहीं आता है तो मुझे बताना, लेकिन आपको ये करके देखना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करना है, ठीक है। दैट्स ऑल। और कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।